हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। सो जैसे कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं। सो यहाँ पर हिंदी बी कोर्स के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे गाइस। हिंदी ए कोर्स हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के पास हिंदी ए कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ऊपर ही आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग हिंदी बी कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका कोड है 085, जिसमें आपकी स्पर्श और संचयन की बुक्स आती है। ठीक है, हिंदी ए कोर्स आपकी क्षितिज और कृतिका वो बुक आती है, वो आप वहां से देख सकते हैं। हिंदी ए कोर्स के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। देखिए 2021 से 22 स्टूडेंट्स के लिए सत्र 1 यानी कि टर्म 1 का जो एग्जाम आएगा 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। खंड होंगे आपके, खंड ख और खंड ग। खंड क में कुल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन होंगे। दोनों प्रश्नों के कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको उसमें दिए गए हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो। ठीक है, जैसे गद्यांश वगैरह आपको दिए गए हैं, तो उसमें से आपको किन्हीं भी 2 के क्वेश्चन को 2 में से आपको 20 में से टोटल 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे उसको। खंड ख जब आप देखते हैं तो 4 प्रश्न है, इन सभी के 21 उप प्रश्न है, इनमें से 16 उप प्रश्न के उत्तर देने हैं। मीन्स 4 क्वेश्चन है और टोटल 21 है, किन्हीं भी आपको 16 के आंसर देने हैं। खंड ग में कुल 3 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 14 उप प्रश्न है, सभी उप प्रश्न के आंसर देने हैं। खंड ग में सभी के आंसर देने हैं। तो आइए चलते हैं, पेपर को देखते हैं। खंड के अपठित गद्यांश आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जो प्रश्न 1 है ये 5 मार्क्स का दिया है। और इसमें जो हम देखते हैं, सबसे पहले आप अपना पूरा पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको एक वो दिया है, पूरा गद्यांश दिया है, उसके बेस पे 5 क्वेश्चन। उसके बाद ऑप्शन में भी दिया है, मींस जो क्वेश्चन 1 है उसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, एंड जो क्वेश्चन 2 है उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। दोनों में से कोई भी एक एक करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीक्वेंस वाइज। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। प्रश्न 1 है, इसमें 2 गद्यांश दिए हैं, किसी भी एक गद्यांश का आंसर आपको गद्यांश के सभी जो 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देने हैं। यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न 1 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों को उत्तर लिख रहे हैं। अच्छे से क्वेश्चन मार्क कैसे नोटबुक में लिखना है, कैसे आपको एग्जाम देना है गाइज, वो भी मैं आपको चैनल पर वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर गाइज आपको अदर वीडियोस देखनी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर गद्यांश को स्टडी करते हैं। सबसे पहले, अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है। इन नियमों में वाणी और व्यवहार की शुद्धि, कर्तव्यों और अधिकार का समुचित निर्वाह, शुद्धतम, पारस्परिक सद्भाव और सेवा की भावना आदि नियम बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये सभी नियम यदि एक व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के रूप में भी अनिवार्य माने जाएं तो उसका अपना जीवन सुखी और आनंद में हो सकता है। सभी गुणों का विकास एक बालक में यदि उसकी बाल्य अवस्था से ही किया जाए तो वह अपने देश का श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। इन गुणों के कारण वह अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं अध्यापकों के प्रति यथोचित व्यवहार कर सकेगा। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि करती है, किंतु अहंकार व्यक्ति ही स्निग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार का प्रयोग कर सकता है। अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का अभ्यासी होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे आदमी के व्यवहार में समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज में रहकर अपने व्यवहार से कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है, उसी तरह देश के प्रति उसका व्यवहार कर्तव्य और अधिकार की भावना से भावित रहना चाहिए। उसका कर्तव्य हो जाता है कि न तो वह स्वयं कोई ऐसा काम करे और न ही दूसरों को करने दे जिससे देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस लगे। समाज एवं देश में शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक सहिष्णुता भी बहुत आवश्यक है। यह वृत्ति तभी आ सकती है जब व्यक्ति संतुलित व्यक्तित्व का हो, वह आंतरिक व बाहरी संघर्ष से परे सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका गद्यांश। इसके बेस पे आपको कुछ आंसर्स देने हैं।
गद्यांश के आधार पर गद्यांश के संदर्भ में अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिससे वातावरण को शांति से परिपूर्ण करता है, व्यक्तित्व का निखार कर जीवन को प्रमोद से परिपूर्ण करता है, व्यक्ति को निखार कर जीवन को सुख और मंगलमय से परिपूर्ण करता है, व्यक्ति को अहंकार, स्निग्ध वाणी और शिष्ट व्यवहार से परिपूर्ण करता है। सो गाइस, गद्यांश के आधार पर अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको क्या गया है, व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद और प्रमोद से परिपूर्ण करता है। ठीक है, तो ये आपका इसका तात्पर्य है कि वो जीवन को क्या करता है, आमोद और प्रमोद से परिपूर्ण करता है। ठीक है, सो नाउ ये था, इट मीन्स ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है, इस कथन के लिए तर्क क्या है? देश के सम्मान, संपत्ति और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है? नहीं, अगर मधुरता होगी तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, देश और समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण नहीं बनता, ये भी गलत। कर्तव्य और अधिकार का समुचित निर्वाह बहुत आवश्यक है, समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। सो गाइस, अगर वाणी एवं व्यवहार में मधुरता है तो समाज में हार्दिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। नाउ, अहंकार और दंभी व्यक्ति सदा अभ्यासी होता है। ऊपर ही आपने इस लाइन का मीनिंग समझा था कि अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अशिष्ट वाणी और व्यवहार का क्या होता है, अभ्यासी होता है। तो अशिष्ट वाणी और व्यवहार, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट है। मधुर और अशिष्ट व्यवहार का ये सब नहीं है, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। संतुलित व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आंतरिक व बाहरी संघर्ष से संपूर्ण सामाजिकता से परिपुक्त व्यक्ति, देश में पूर्णतः आदर्श नागरिक का व्यवहार करने वाला सुखदायक व्यक्ति, आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति, और कर्तव्य व अधिकार के प्रति सजग रहने वाला भावुक प्रवृत्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। तो संतुलित से आपने उसमें देखा ही है, आंतरिक व बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्ति। सो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन ग हो जाएगा कि आंतरिक और बाहरी सभी संघर्ष से क्या हो, उनसे संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण व्यक्तित्व। नाउ, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य पर विजय प्राप्त होगी, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, भारतीय संविधान की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, समाज एवं देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो धार्मिक सहिष्णुता क्यों जरूरी है? जिससे समाज और देश में शांति की व्यवस्था बनी रहे, तो इससे अच्छी चीजें सीखेगा। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। नाउ गाइस, फर्स्ट ही क्वेश्चन का सेकंड आपको गद्यांश है, दोनों में से कोई एक गद्यांश लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन जरूरी लिखना है। यदि आप इस गद्यांश का चयन कर रहे हैं तो उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न 1 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। बड़ा बनने के लिए हमें विशाल काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। अपने अंतर्मन में सदैव जिज्ञासा को जन्म देना होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारे कौतूहल की केंद्रीय भूमिका है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। बिना प्रश्न के हमारे जीवन में न गति आएगी और न कोई रस आएगा। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती है। सवाल करने का ही परिणाम है कि नई तकनीक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीजें आज दुनिया में आ रही हैं। जब हम कहते हैं क्यों, कैसे, क्या, तब अपने अंदर की स्नायु, प्राण ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते। कोई विभिन्नता नहीं, न कोई नवीनता है। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें कोई कौतूहल नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस जगत में हमारी स्थिति का एक कीटाणु में विषाणु की तरह है, जो अपनी सुखमयी व्यवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे हृदय की आवाज सुनते हैं। जो बड़ा होना चाहते हैं, इस दुनिया और इसके प्रत्येक घटना, वस्तु एवं स्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। प्रत्येक घटना और वस्तु से परे हटकर सोचने और उसको देखने की कोशिश करते हैं। यही बड़ा बनते हैं। जिज्ञासु और बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। सो गाइस, प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने से लेखक का भी
प्राय क्या है? बड़ी सोच व्यक्ति का बड़ा बनने की प्रेरणा देती है। प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझे, प्रत्येक काम को गहराई देकर सदैव तत्पर रहे, प्रत्येक काम का आयोजन बने पैमाने पर करे। तो इसमें ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। बड़े काम में विशालता के चिन्ह खोजने का मतलब प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझे। तो इसमें ऑप्शन ख राइट आंसर है कि हर काम को महत्व दे और उसे गहराई से समझे। ठीक है, तो अस्तित्व, अस्तित्व शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? विद्यमानता। तो यहाँ पर अस्तित्व का अर्थ है विद्यमानता। ठीक है, ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर, राइट। नाउ गाइस, नवीनता की यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर के रूप में इसकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त तर्क है। हमारी मानसिक स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है। हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए है। तो ऑब्वियसली हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए है। नवीनता की यात्रा करने से, कुछ नई यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता के पक्षधर रूप में इसकी आवश्यकता उपयुक्त तर्क है, जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय विकास के लिए है। ठीक है, आगे भी ऑप्शन देख सकते हैं। जो स्वतंत्र मानसिकता वाले होते हैं वे दूसरे की आवाज सुनते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती है। सो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए आवश्यक है, मीन्स कुछ हटकर। ठीक है, तो लीक से हटकर सुखमय व्यवस्था, हृदय की आवाज सुनना, अंतर मन में सदैव जिज्ञासा, दर्शन और विज्ञान की दुनिया। सो आपने गद्यांश अगर ध्यान से पढ़ा है उसमें अच्छे से बताया है। लीक से हटकर सोच को विकसित करने का मतलब अंतर मन में सदैव जिज्ञासा होना, तभी तो हम कुछ हटकर सोचेंगे। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर कि अंतर मन में सदैव जिज्ञासा होना। जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है, क्योंकि यह व्यक्ति को नहीं जमाने की वैज्ञानिक दर्शाती है, शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता दर्शाती है, या फिर विश्वव्यापी स्तर पर स्थिति निर्धारित करती है। तो जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व की आधार की परिचायक है। इसका मतलब शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा होगी अपने अस्तित्व के आधार पर, तो मतलब हमारे अंदर क्या होगी? शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील होगी, चीजों को सोचने की क्षमता होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस ऊपर वाले 5 या नीचे वाले 5 किसी भी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी गद्यांश दिए गए हैं, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं। किसी भी एक गद्यांश को पढ़कर ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उनके आंसर देना है। यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 गद्यांश है, एक ये और इसके नीचे, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। तो मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन ही बता देती हूँ। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन गधे को कभी क्रोध नहीं लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे उससे मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में भी उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन यह निश्चय क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। लेखक यह निश्चय नहीं कर पाता कि गधा बेवकूफ है या सीधा, क्योंकि उसके अनुसार गधा अपने प्राय की भावना से परे है। गधा क्रोध व कुलेल नहीं करता। गधा सीधा व सहिष्णु होता है। गधे के चेहरे पर हर्ष व विवाद होता है। इसका ऑप्शन ग, क्योंकि गधा सीधा व सहिष्णु होता है। ठीक है, तो वो सीधा होता है बहुत ज्यादा। ठीक है,
गधे में ऋषि मुनियों के कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं? सो गाइस, जैसे कि अपने अभी पैराग्राफ में गद्यांश में स्टडी किया है, जब तब करना, समानता का भाव, असंतोष की भाव, कुलेल करना। तो समानता का भाव, गधे में और ऋषि मुनियों में कौन से गुण देखने को मिलते हैं? समानता का भाव। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। आशय स्पष्ट कीजिए, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहता है। गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गया। गधे को बहुत बोझ ढोना पड़ता है, इसी कारण वह थक जाता है। नहीं, ये तो गलत है। आदमी द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वह बेवकूफ कहने के कारण गधा दुखी है, रॉन्ग। गधे के प्रसन्न मुख पर सदा स्थिर संतोष छाया रहता है, ठीक है, रॉन्ग। तो गधा सदैव चुप रहता है, उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गया। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्योंकि गधा हमेशा चुप रहता है, उसे खुश होते कभी नहीं देखा गया, ये भी आपने गद्यांश में ऊपर स्टडी किया है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों छाया, निश्चय, अनायास के लिए विलोम शब्द। छाया, धूप, ठीक है। तो हम दे सकते हैं छाया का असंतोष तो नहीं है, शीतलता भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, तो छाया, धूप। निश्चय, अनिश्चय, अनायास, सायास। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ग हमारा राइट हो जाएगा, धूप, अनिश्चय, सायास। सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक का यह कथन व्यक्त करता है कि उनके लिए उनका गधे के प्रति गहरा लगाव है। समाज में गधे का भी स्थान होना चाहिए। गधा निरापद, सहिष्णु, सीधा साधा होता है। वे सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है। तो यहाँ पर जो लेखक का कथन है वो व्यक्त करता है कि वे सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है। मीन्स समाज में जो सद्गुण है उनका तो कोई वही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। तो वे इस ऑप्शन है इज द राइट आंसर कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इससे लेखक सद्गुण के अनादर के लिए चिंतित है। सो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। ओके, सो नो गाइज, यहाँ पर आपका गद्यांश 1 सॉल्व हो जाता है। नाउ गद्यांश 2, यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखिए कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर दीजिए। साहित्य की शाश्वतता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या साहित्य शाश्वत होता है? यदि हाँ, तो किस मायने में? क्या कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक हो रहता है जितना वह अपनी रचना के समय था? अपने समय या युग का निर्माता साहित्यकार क्या 100 वर्ष बाद की परिस्थितियों का भी युग निर्माता हो सकता है? समय बदलता रहता है, परिस्थितियां या भावबोध बदलते हैं, साहित्य बदलता है और इसी के समानांतर पाठक की मानसिकता और अभिरुचि भी बदलती है। अतः कोई भी कविता अपने सामयिक परिवेश के बदल जाने पर ठीक नहीं उत्तेजना पैदा नहीं कर सकती जो उसने अपने रचना काल के दौरान की होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष प्रकार के साहित्य के श्रेष्ठ अस्तित्व मात्र से वह साहित्य हर युग के लिए उतना ही विशेषण आकर्षण रखे, यह आवश्यक नहीं। यही कारण है कि वर्तमान युग में इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, अनहद, नाद आदि परिभाषिक शब्द वाली मन में विशेष भावोत्तेजन नहीं करती। साहित्य का श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है, उसके श्रेष्ठता का युग युगीन आधार है। वे जीवन मूल्य तथा उनकी अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्तियां जो मन की स्वतंत्रता तथा उच्चतर मानव विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। पुराने साहित्य का केवल वही श्री सौंदर्य हमारे लिए ग्रह्य होगा जो नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग दे अथवा स्थिति रक्षा में सहायक हो। कुछ लोग साहित्य की सामाजिक प्रतिबद्धता को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि साहित्य का निरपेक्ष होता है और उस पर कोई दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए, किंतु वे भूल जाते हैं कि साहित्य के निर्माण की मूल प्रेरणा मानव जीवन में विद्यमान रहती है। जीवन के लिए उसी की सृष्टि होती है। तुलसीदास जब स्वांत सुखाए काव्य रचना करते हैं तब अभिप्राय यह नहीं रहता कि मानव समाज में इस रचना का उपयोग नहीं है, बल्कि उनके अंतःकरण में संपूर्ण संसार की सुख भावना एवं हित कामना सन्निहित रहती है। जो साहित्यकार अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यापक लोक जीवन में सन्निविष्ट कर देता है उसी के हाथों स्थायी एवं प्रेरणाप्रद साहित्य का सर्जन हो सकता है। सो गाइज, ये था आपका गद्यांश। अब आंसर की बात करते हैं। साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित करता है कि वह व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है, लोक व्यवहार की प्रकाष्ठा पर प्रतिक्रिया देता है, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत का बौद्धिक करता है, पथ प्रेषित कर मूल्यों का समावेशन करके कलाभाव जगाता है। सो गाइज, यहाँ पर ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित करना मीन्स पथ प्रेषित कर मूल्यों का समावेश करके कलाभाव जगाता है। ये गद्यांश में आपने अभी पढ़ा है।
नाउ नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय योग से आशय है। नवीन जीवन के मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग, स्वांत है सुखाय की कामना कर आगे बढ़ना, श्री सौंदर्य को प्राथमिक देकर आगे बढ़ना, नवाचार व मूल्यों को आत्मसात कर आगे बढ़ना, वर्तमान में साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ना। सो ऑप्शन गाइस राइट आंसर, नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग मीन्स नवाचार व मूल्यों को आत्मसात कर आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये गद्यांश में आपको क्लियरली दिया हुआ है। अगर आपने गद्यांश अच्छे से स्टडी किया है तो आप आंसर दे सकते हैं। कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है। साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है, संपूर्ण साहित्य का स्थायी व स्पष्ट आधार नहीं है। लोक कल्याणकारी स्थायी एवं प्रेरणापद साहित्य होने की दशा में और परिभाषित शब्दावली द्वारा स्पष्टीकरण करने की दशा में। सो गाइस यहाँ पर कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है। इसका मतलब लोक कल्याणकारी स्थायी एवं प्रेरणापद साहित्य होने की दशा में है। ठीक है, इसका जो तर्क है इसका मतलब है कि वो लोक कल्याणकारी स्थायी व प्रेरणापद साहित्य होने की दशा में है। सो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य का निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। कथन किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? साहित्य सामाजिक कार्यकर्ता की विचारधारा, साहित्य की शाश्वत क्रियाशील विचारधारा, समाज के प्रति वचनबद्धता का भाव, निरपेक्ष व्यक्तियों की सकारात्मक। तो साहित्य का निरपेक्ष करता है, उस पर कोई दबाव आरोपित नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है कि समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव। सो ये ऑप्शन ग इज द ऑप्शन ग। ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, समाज के प्रति वचनबद्धता का अभाव। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त मानव जीवन समस्त पद का विग्रह एवं समास भेद होगा। ठीक है, मानव जीवन समस्त पद का विग्रह एवं समास। ठीक है, सबसे पहले मानव जीवन का विग्रह आप जानते हो, मानव का जीवन। मानव जीवन का विग्रह का मीनिंग ही होता है मानव का जीवन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मानवीय जीवन, मानव का जीवन, मानव रूपी जीवन, मानव जो जीवन जीता है। ठीक है, और मानव जीवन आपका तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ठीक है, तो समास अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ क्वेश्चन खंड ख आप देख सकते हैं, व्यवहारिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, तो इसमें संज्ञा पद बंध चाटना है, संज्ञा पद बंध बताना है। तो तंतारा की तलवार यही आपका क्या है, संज्ञा का पदबंध है। ठीक है, संज्ञा आप जानते हैं किसी चीज का पर्टिकुलर नाम, तो तंतारा आपका संज्ञा है और संज्ञा पदबंध बताना है, तो तंतारा की तलवार। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। नाउ कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? फड़फड़ा रहे थे। कहाँ? इधर उधर। तो रेखांकित पदबंध का प्रकार है, इधर उधर के बारे में बताना है। इधर उधर क्या कर रहे हैं? ये फड़फड़ा रहे हैं इधर उधर, यानी कि जो ये क्रिया है फड़फड़ाना, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। तो ये इसमें कौन सा बंध हो गया गाइज? क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। नाउ बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर का पीछा सरकाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शुरू कर दिया ऑब्वियसली क्रिया है, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। ठीक है, तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्रिया पदबंध हो गया ऑप्शन ग। तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा कब? अधिक परिश्रम के बाद, परिश्रम करने के बाद टहलने निकल पड़ा। तो क्रिया से रिलेटेड है, तो यानी कि इसमें कौन सा पद होगा? पदबंध होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, सिर्फ विशेषता तो नहीं बताई, क्रिया भी नहीं है सिर्फ और क्रिया भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। ठीक है, नाउ और क्वेश्चन नंबर 5, तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद। तो नेक और मददगार क्या है? सिर्फ विशेषता है, कोई क्रिया नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, कोई क्रिया की विशेषता तो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेक और मददगार, ये एक विशेषता है, तो इसमें कौन सा पदबंध है? विशेषण। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। बड़े भाई साहब ने
भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था। तो रचना की दृष्टि से वाक्य सरल, संयुक्त, मिश्रित, विधानवाचक। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था। ठीक है, तो एक वाक्य और दूसरा क्या है, उपवाक्य है, उस पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। इसमें ऑप्शन गे इज द राइट आंसर। कुछ लोग अगर इसको सर्च करेंगे तो कुछ लोग इसका आंसर संयुक्त वाक्य भी दे रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर सरल वाक्य भी दे रहे हैं। लेकिन गाइस सरल वाक्य क्योंकि ये दो सेंटेंस हो गए, बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया कि बड़े भाई साहब ने भी तभी शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पे दो वाक्य हो गए, एक उस पर आश्रित होता है, तो इसमें मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्यों को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य होगा। तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है, ऑब्वियसली और आ रहा है तो संयुक्त वाक्य है, और इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। तो देखते हैं, जैसे ही वामीरो सचेत हुई वैसे ही घर की तरफ दौड़ी, तो नहीं। वामीरो कुछ सचेत हुई और वह घर की तरफ दौड़ी, ये तो ऑलरेडी संयुक्त है। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी, सचेत वामीरो हुई तथा घर की तरफ दौड़ी। तो ऑप्शन गह भी नहीं होगा, ऑप्शन गह इज द राइट आंसर। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या हुआ, ऑप्शन गह, वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र बताना है। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। आखिरी आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, ये तो भी नहीं है। जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई। तो एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य, तो ऑप्शन गह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन गह इज द राइट आंसर। जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया तब से घर में लक्ष्मी आ गई, तो एक वाक्य पे दूसरा उपवाक्य डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन गह इज द राइट आंसर कि मिश्र वाक्य कौन सा हुआ, गह। जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया तब से घर में लक्ष्मी आ गई। सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। ठीक है, इसको सरल रूप में बदलना है। जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही प्रकाश हो गया, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, जब सूर्य निकलता है तब प्रकाश होता है, सूर्य निकला अतएव प्रकाश हो गया। तो सरल वाक्य बताना है, तो सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। वाक्य जरूर पढ़ लेना, तो ये आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। ठीक है, तो कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त, मिश्र, सामान्य। तो गाइज सरल भी नहीं है, सामान्य भी, सामान्य और सरल वही है, तो सामान्य भी नहीं, संयुक्त भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मीनिंग नहीं निकल रहा। एक जमाना था, तो इस पर डिपेंडेंट हो रहा है, तो मिश्र वाक्य, ऑप्शन गे इज द राइट आंसर कि एक जमाना था कि लोग 8वां दरवाजा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। तो ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। ठीक है, तो एक वाक्य दूसरा अपवाक्य, तो मिश्र वाक्य हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गाइज मैं तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में जब आएगा तो ध्यान से देना। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के लिए समास विग्रह। गुरु दक्षिणा मीन्स गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु से दक्षिणा नो, गुरु का दक्षिणा नो, गुरु की दक्षिणा नो, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास है आपका, लेकिन गुरु दक्षिणा का मतलब गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, यथा समय, यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है। यथा समय गाइस आपका अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। समास अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, 8 है जो अध्याय, नो, 8 और अध्याय, अष्ट की अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार, तो द्विगु समास है, और 8 अध्यायों का समाहार, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया, ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। अष्टाध्यायी, तो 8 अध्याय, अष्ट मीन्स 8 अध्यायों का समाहार। आशा को लांग कर गया हुआ। आशा लांग, आशातीत, आशावान और आशागत। सो गाइज आशा को लांग कर गया हुआ, इसका मीनिंग होता है आशातीत। सो इट मीन्स ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। सज्जन, सद है जो जन,
सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत के समान जन। तो इसका आपको पता है विग्रह क्या होता है, सत है जो सन जन। ठीक है, सत है जो जन, तो ऑप्शन है सद नहीं होगा गाइस, सत तय। ठीक है, सत है जो जन, तो ऑप्शन है इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ बकायदा शब्द के लिए समास विग्रह। तो बकायदा हम लोग बोलते हैं ना, बकायदा उसको ऐसे करना चाहिए था, बकायदा ये करना चाहिए था। बकायदा मीन्स कायदे के अनुसार, मीन्स कायदे के अनुसार उसे ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि कायदे के अनुसार, कायदे के बिना, कायदे ही कायदे, कायदे के द्वारा कृत। तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर, कायदे के अनुसार, और अव्ययी भाव समास इसमें आता है। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर है। राइट, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ। अंधे के हाथ बटेर लगना, अच्छा भाग्य, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मीन्स भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। ठीक है, तो यही आपका मुहावरा एक किस्म से कि अंधे के हाथ बटेर लगना मीन्स भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। मुहावरे जरूर आएंगे, सो इसे भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राण की, मुहावरा बताइए। क्या लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, सुरक्षा लगा देते हैं। तो जान तो प्राण ही हो गए। सो सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना गाइज आपको कि किस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मीन्स कुछ नहीं करना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर का पानी भर देना, लंबी चौड़ी बात करना। गागर में सागर भरना मीन्स थोड़े में बहुत कुछ कह देना। सो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। नाउ कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो डैश, मुहावरा फिल कीजिए। जमीन पर पाँव न रखना, आटे दाल का भाव मालूम होगा, दीवार खड़ी करना, नाम निशान मिटाना। आटे दाल का भाव मालूम होगा मीन्स कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ से ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो गया। नाउ विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते दीन दुनिया से गया। नहीं, ये तो गलत है। शब्द चाट डाला, नो। दांतों पसीना आ गया, ये हो सकता है डेरा डाल दिया। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर कि विद्यालयों के वार्षिकोत्सव में इतने काम थे कि उन्हें निपटाते दांतों पसीना आ गया। सो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर आपका खंड ख भी सोल्व हो जाता है। नाउ खंड ग आपका स्टार्ट हो जाता है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको काव्यांश दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से प्रश्नों के उचित उत्तर छाट कर देना है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मोहने चाकर राखो जी, चाकर रहस्य बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंजावंजी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सिमरन पास्यु खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यु, तीनों बाताम सरसी। ठीक है, सो ये आपका एक क्या दिया है, काव्यांश दिया है आपको। राइट, तो कविता के आधार पर है, ये आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। कृष्ण जी का, मीरा और कृष्ण जी ने इसमें का बताया है कि मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए, सेविका के रूप में स्वीकार करने के लिए, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने के लिए, या उन्हें अपने पास रखने के लिए। तो जो मीरा है वो कृष्ण जी से क्या कर रही है, क्या रिक्वेस्ट कर रही है, सेविका के रूप में देखो मोहन चाकर राखो जी। ठीक है, तो सेविका के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना कर रही है। कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती थी, बाग सजाना, दर्शन करना, गीत गाना, प्रशंसा के गीत गाना, गोकुल में रहना, रोज उठकर उनके दर्शन करना और रोना, उनकी याद में रोना, दर्शन करना और गीत गाना। जब आप पैराग्राफ देखेंगे तो उसने रोने के लिए तो बोला ही नहीं है, उसने क्या कहा कि बाग सजाऊंगी, दर्शन करूंगी और गीत गाऊंगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर कि कृष्ण की सेविका बनकर मीरा बाग सजाना, दर्शन करना और गीत गाना चाहती थी। राइट, तो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर। मीरा वृंदावन की गलियों में
कृष्ण से मिलना चाहती थी, कृष्ण का गुणगान करना चाहती थी, कृष्ण को उल्हाना देना चाहती थी, कृष्ण की प्रतीक्षा करना चाहती थी। तो ऑब्वियसली अभी आपने स्टडी किया है, कृष्ण का गुणगान करना चाहती थी। सो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कृष्ण की भक्ति में डूबना किसके समान है? सुख और वैभव, मान सम्मान, धन दौलत और धन और सम्मान। ठीक है, तो धन दौलत के समान है। कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना धन और दौलत के समान है। धन, ठीक है, सो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। नाउ निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर छाटिए और दीजिए। गद्यांश दिया है, ग्वालियर में एक हमारा मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, दिन भर कुछ खाया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ठीक है, तो लेखक की माँ किस बात से दुखी थी? घर में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, कबूतरों के दोनों अंडे टूट गए थे, कबूतर अंडे को छोड़कर चले गए थे, या बिल्ली अंडों को खा गई थी। तो ऑप्शन ख, कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। माँ किस बात से दुखी थी? क्योंकि कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे। लेखक की माँ खुदा से किस गुनाह का माफ कराना चाहती थी? पहला अंडा तोड़ने का गुनाह, वो तो कबूतर ने तोड़ा था, ये तो गलत है। बिल्ली को मारने का गुनाह, नो। दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह, ये कबूतर का घोंसला तोड़ने का गुनाह। तो घोंसला थोड़ा ना तोड़ा था उन्होंने, उनसे तो दूसरा अंडा टूट गया था। तो दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह, इसके लिए वो खुदा से माफी चाहती थी। इट मीन्स ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह। नाउ प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि लेखक की माँ अत्यधिक संवेदनशील थी, स्वार्थी थी, कमजोर थी, डरपोक थी। तो स्वार्थी तो नहीं थी, कमजोर भी नहीं थी, डरपोक भी नहीं थी। संवेदनशील मीन्स क्या होता है? भावुक। ठीक है, तो भावुक थी तभी तो परेशान थी अंडा टूटने पे। तो वो ऑप्शन क्या इज द राइट आंसर कि वो संवेदनशील थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय के मेल से नहीं बना? गुनाह, परेशानी, रोशनदान, दिन भर। दिन भर में भी प्रत्यय यूज हुआ है, रोशनदान में भी, परेशानी में भी। गुनाह में आपका प्रत्यय शब्द के मेल से नहीं बना। सो ऑप्शन क इज द राइट आंसर, गुनाह। तो ऑप्शन क इज द राइट आंसर। नाउ माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, सो क्योंकि कबूतर का अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, कबूतर का अंडा लेखक की माँ से टूट गया था, लेखक की पत्नी ने कबूतर का अंडा तोड़ दिया था, या कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। तो अभी आपने लास्ट लाइन अगर ध्यान से पढ़ी होगी कि कबूतर की आंखों में आंसू आ गए थे, तो इसीलिए, या कबूतर की आंखों में आंसू आ गए थे, उन्हें दुख देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। ये लाइन आपको लास्ट में दी हुई है। सो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर कि कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? क्योंकि वह कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी। सो ऑप्शन घ इज द right answer. Now, next and last question. वामिरों के रुदन स्वरों की सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी, उससे तंतारा की तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामिरो भी रोई जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख और उस गहरा कर रहा था। उसे मालूम था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में तलवार निकली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में धोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब हुए थे सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती 2 टुकड़ों में बट गई हो। सो गाइस, यहाँ पर गांव के लोग तंतारा के विरोध में आवाज क्यों उठा रहे थे?
वे तंतारा को अपमानित करना चाहते थे? नहीं। वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे। जो गांव की विवाह की निषेध परंपरा थी उसके पक्ष में थे। तो यस, वो उसी के लिए आवाज उठा रहे थे, गांव की रीति के विरोध में थे, तंतारा को पशु पर्व में शामिल नहीं करना चाहते थे। सो गाइज ऑप्शन खे इज द राइट आंसर। वे गांव की जो निषेध परंपरा थी विवाह की उसके पक्ष में थे। ठीक है, तो ऑप्शन खे इज द राइट आंसर। नाउ तंतारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? तंतारा ने अपनी क्रोध का शमन करने के लिए वामीरों की माँ को बुरा भला सुनाया? नो। सब गांव के विरोध में आवाज उठाई? अपनी तलवार से उपस्थित लोगों पर वार किया? नहीं। अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया? यस, उसने धरती में बहुत तेजी से गाड़ दिया था ना। सो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। वामीरों की माँ के गुस्से का कारण क्या था? गांव वालों का विरोध? नो। पशु पर्व का आयोजन? नो। वामीरों का रोना? यस। तारा का तलवार खींचना? तो वामीरा की जो माँ के गुस्से का कारण था, आपने गद्यांश में भी आपको लाइन दी है कि वामीरों का रोना, उसकी माँ को गुस्सा आ गया क्योंकि वामीरा रो रहे थे। ठीक है, तो वामीरों का रोना, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है कि विलक्षण देव्य तलवार को देखने लग गए थे, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे, जानते थे कि द्वीप में दो भागों में बट गया। ऐसा थोड़ी ना हुआ था, वो तो एक लगा था। ठीक है, तंतारा वामीरों के विवाह के लिए सहमत हो गए थे? नो। तो लोग सहम उठे थे, एक सन्नाटा सा खिंच गया था क्योंकि किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से ग्रसित थे। सो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में किस घटना का वर्णन है? वामीरों की त्यागमयी मृत्यु का? नो। निकोबार द्वीप के दो भागों में बंटने का? तंतारा वामीरों की प्रथम मुलाकात का? नो। तंतारा के आत्मीय स्वभाव का? सो गाइस, इसमें ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। निकोबार द्वीप के दो भागों में बंटने का इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। सो ऑप्शन ख आपका राइट आंसर है। एंड गाइस, इस तरीके से ये आपका पूरा सॉल्व हो जाता है पेपर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरा पेपर अच्छे से स्टडी कर लेना है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के आएंगे। ये पूरा पैटर्न आपको मालूम हो गया तो आपने देखा मुहावरे भी आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, समास भी करने हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य बहुत ही ईजी है। एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, सो गाइज, अगर आप अदर चैप्टर के मैथ्स के सब्जेक्ट्स के अभी अदर सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एंड साइंस के, हिस्ट्री के, इंग्लिश के आप चैनल पर अबाउट में जाएंगे तो blogspot.princeeducation.blogspot.com ब्लॉग्स का आपको लिंक मिलेगा। वहां से जाएंगे तो ब्लॉग्स में आपको अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड चैनल पर क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन में मैथ्स के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।